हेलो बच्चों, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर of your Rohit sir. We are continuing with the chapter-wise chemistry discussion of JEE Mains 2026 और आज का हमारा टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जिसको ज़्यादातर हम मोल कॉन्सेप्ट के नाम से ही जानते हैं। चलिए आज का ये एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट का जो सबसे पहला क्वेश्चन JEE Mains 2026 जनवरी शिफ्ट में आया था, 21 जनवरी की मॉर्निंग शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। जस्ट गोइंग थ्रू द क्वेश्चन। कैल्शियम मेटल और उसका 14 ग्राम्स गिवन है, अलाउड टू रिएक्ट विद एक्सेस HCl, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेस HCl at 1 atmosphere pressure and 273 Kelvin temperature. Now kindly note these are STP conditions. ये हम सबको पता है कौन सी conditions हैं, STP conditions. Which of the following statement is incorrect? मैंने अब तक के सारे लेक्चर्स में आपको यही बोला है कि काइंडली रजिस्टर द करेक्ट वर्ड्स। इसमें क्या लिखा है, करेक्ट पूछा गया है या इनकरेक्ट? इनकरेक्ट। तो हमें जो भी स्टेटमेंट्स गिवन है नीचे, उनमें से इनकरेक्ट आइडेंटिफाई करना है। और कहा गया है कि रिस्पेक्टिव मोलर मासेस ऑफ दीज एलिमेंट्स आर दिस। ये तो हमें ऑलरेडी आते हैं। एक बार क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बार ऑप्शंस रीड करते हैं कि हमने क्या चेक करना है। क्वेश्चन में दिया गया है कि इतना हाइड्रोजन इवॉल्व होगा, यानी हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड आएगा, और दिया गया है इतना हाइड्रोजन इवॉल्व होगा, यानी एक बार हाइड्रोजन की अमाउंट मोल्स में गिवन है और एक बार उसकी वॉल्यूम गिवन है, तो मोल कॉन्सेप्ट से वो कन्वर्ट कर लेंगे। और एक हमें गिवन है लिमिटिंग रिएजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्वाइट क्लियरली मोल कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन ऑन रिएक्शंस का सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बेसिक सवाल है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस के अंदर ऑलवेज फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन एंड उसको बैलेंस किया जाता है। तो कैल्शियम का रिएक्शन हुआ HCl एक्सेस से, सो द रिएक्शन इज कैल्शियम रिएक्ट्स विद HCl और ये बनाएगा कैल्शियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर मैं इसको बैलेंस करूंगा तो HCl के आगे 2 लग जाएगा, तो दिस इज द बैलेंस रिएक्शन। अब इस बैलेंस रिएक्शन में मुझे गिवन है कैल्शियम का 14 ग्राम, ओके, और कहा गया है HCl एक्सेस है। बेटा जैसे ही उसने HCl को एक्सेस बोला तो एक बहुत क्लैरिटी से पता लग गया कि HCl की कुछ ना कुछ अमाउंट एंड में बचेगी, लेफ्ट इन एक्सेस होएगी। तो ऑब्वियसली कैल्शियम जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। इस रिएजेंट की अमाउंट कंप्लीटली कंज्यूम होती है जब कोई दूसरे रिएक्टेंट की अमाउंट कुछ बच जाए। जो खत्म होने वाला रिएक्टेंट होता है, जो कंप्लीटली कंज्यूम होता है, उसी को बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। हम उसको शॉर्ट फॉर्म में बहुत बार LR भी बोलते हैं। तो क्वाइट क्लियरली अगर ये एक्सेस है तो ये पूरा खत्म होगा, क्योंकि ये बचने वाला है, और पूरा खत्म होने वाला ही क्या होता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो अगर आप ध्यान से ऑप्शन 3 पढ़ो तो उसने कहा था लिमिटिंग रिएजेंट कैल्शियम है, तो ये तो ट्रू है सर, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन 3 ट्रू है, ऑप्शन 3 इनकरेक्ट नहीं है, तो वो आंसर नहीं हो सकती। आगे पढ़ते हैं जी। उसने पूछा है कितना कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, कितना हाइड्रोजन बनेगा, तो प्रोडक्ट की अमाउंट्स का आइडिया लगाने के लिए कहा गया है। तो सर इस रिएक्शन को प्रोडक्ट्स तक पहुंचाने के लिए हमें इसको मोल्स में कन्वर्ट करके स्टोइकियोमेट्री के साथ रिलेट करना है। चलो सर देखें ज़रा, सर 14 डिवाइडेड बाय 40 उसका मोलर मास है, तो सर ये बन गया 7 डिवाइडेड बाय 20 मोल्स। एक इंपॉर्टेंट बात, मैं नॉर्मली कैलकुलेशंस को डेसिमल्स में तब तक कन्वर्ट नहीं करता जब तक कि मेरी फाइनल रिक्वायरमेंट ना हो, अदरवाइज फ्रैक्शन में कैलकुलेशंस ऑलवेज इजी हो जाती हैं। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टिप। इस 7/20 को अभी मैं 7/20 मोल्स ही लिखूंगा। तो एज पर द बैलेंस रिएक्शन 1 मोल ऑफ कैल्शियम व्हेन रिएक्ट्स कंप्लीटली फॉर्म्स 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एंड 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। सो ये तो यही लिमिटिंग रिएक्टेंट कैल्शियम है, तो इसी के अकॉर्डिंग सभी के मोल्स बनने हैं। अगर इसके 1 मोल से इसका 1 और इसका 1 बनना था, तो इसके 7/20 मोल्स अगर रिएक्ट करते हैं तो सर इसके भी 7/20 मोल्स और इसके भी 7/20 मोल्स ही बनेंगे। तो ठीक है सर, तो दोनों के 7/20 मोल्स 7/20 मोल्स ही बनेंगे। सर अब यहाँ पे उसने डेसिमल में मोल्स हाइड्रोजन के दिए हुए हैं, तो सर एक बार चेक कर लेते हैं। सर 7/20 मोल्स का मतलब क्या हुआ? सर 7/2 इज 3.5 अपॉन 10 इज 0.35 मोल्स।
तो सर क्या ये 0.35 मोल ही लिखा हुआ है? यस। तो सर ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, ये भी आंसर नहीं हो सकती। अब सर चेक करते हैं क्या सर, उसने हमें हाइड्रोजन की ही वॉल्यूम दे रखी है। सर हाइड्रोजन की वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है एट STP जो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन होएगी वो मोल्स इंटू 7/20 इंटू 22.4 लीटर्स, जो कि 1 मोल आइडल गैस की वॉल्यूम हम मानते हैं किसी भी एसटीपी कंडीशंस में, उसको यूज़ करके आ जाएगा। तो सर अगर आप कैलकुलेशन करो इसकी तो सर ये 2 कटा 22.4 से तो बचा 11.2। तो सर अब ये कैलकुलेशन आ गई सर 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7 + 1 8, 7 1 ज़ा 7, 78.4 अपॉन 10 विच इज़ 7.84 लीटर्स। तो सर ये भी एग्जैक्टली अमाउंट दे रखी है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो सर अब आंसर तो ऑलरेडी आइडिया लग चुका है कि पक्का पक्का ऑप्शन 4 ही होने वाला है, बट एक बार हमें चेक करना पड़ेगा। सर उसके मोल्स कितने थे? 7/20 मोल्स। एक बार दोबारा देखें, कैल्शियम क्लोराइड के मोल्स कितने बने थे? 7/20 मोल्स। अब उसने उसका मास दे रखा है, तो सर मास ऑफ जो कैल्शियम क्लोराइड आना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग वो आना चाहिए 7/20 इंटू उसका मोलर मास, जो कि होता है 111। अगर आप इन एटॉमिक मासेस को यूज़ करके कैल्शियम क्लोराइड का मोलर मास पता करेंगे तो एग्जैक्टली इतना आ जाएगा। सो इट विल बिकम सर 7 × 111 बिकम्स व्हाट? 777 अपॉन 2 × 10। 20 को मैंने ऐसे लिख लिया ताकि डेसिमल प्लेसेस में 10 से आ जाएगा। अब सर आप काट लें इसको, सर 2 3 ज़ा 6, पीछे बचा 1, 2 3 ज़ा 6, 2 1 बचा 2, उसके बाद क्या आएगा सर? 2 3 ज़ा 6 आ गया सर, 1 बचा 17, तो फिर आ गया सर 2 8 ज़ा 16, फिर 1 बचा सर, फिर 17, 2 8 ज़ा 16 सर, फिर 1 बचा सर पॉइंट डाला तो 1 का 10 बना, 2 5 ज़ा 10, 388.5/10 विच इज़ 38.85 ग्राम्स। तो जो कैल्शियम क्लोराइड का मास बनना चाहिए वो 38.85 ग्राम है और हमें गिवन क्या है? 33.3 ग्राम्स। सो क्वाइट क्लियरली ये फॉल्स है और एज पर द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट यही हमारा आंसर है। अब जेईई मेंस ने क्या करना शुरू कर दिया? कैलकुलेशंस को चेक करवाता है बहुत ध्यान से, तो कैलकुलेशंस को एंड तक करना पड़ेगा केयरफुली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, सेकंड क्वेश्चन ट्राई करता हूँ। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, ओके पढ़ते हैं सर। 80 ml हाइड्रोकार्बन on mixing with 264 ml oxygen in a closed U tube undergoes complete combustion. Very important, very important. हाइड्रोकार्बन की complete combustion हो गई. The residual gases after cooling to 273 Kelvin occupy 224 ml. थोड़ी सी लेंदी स्टेटमेंट है, अच्छा क्वेश्चन है बट बहुत बेसिक क्वेश्चन है। When the system is treated with KOH solution, the volume decreases to 64 ml and find the formula of the hydrocarbon. These are the option given. सबसे पहले तो कंबशन का रिएक्शन है सर कंबशन का रिएक्शन है, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला हमें पता नहीं, लेट मी कॉल इट एज CXHY और उसको मैं रिएक्ट कर रहा हूँ O2 से, सो बनेगा सर CO2 + H2O। कोई भी हाइड्रोकार्बन की जब कंप्लीट कंबशन होती है इट कन्वर्ट्स इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और सर मुझे क्योंकि हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला नहीं पता तो मैंने सर उसको CXHY अज्यूम करके चल लिया। अब सर अगर मैं इसको बैलेंस करूं तो क्वाइट क्लियरली यहाँ पे XCO2 आना चाहिए और यहाँ पे YH है तो यहाँ पे Y/2 H2 आना चाहिए। Y/2 × 2 बिकम्स Y। तो कार्बन और हाइड्रोजन को मैंने बैलेंस कर दिया, तो सर यहाँ से ऑक्सीजन का जो बैलेंसिंग आएगा इंपॉर्टेंट, इस तरफ ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं? अगर मैं प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन एटम्स पता करूं तो कितने हैं सर? x × 2 2x + y/2, तो ये है सर 2x + y/2 सर। लेकिन आपको यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 दिया हुआ है, अगर O होता तो यही उसका कोऑफिशिएंट बन जाता। अब क्योंकि O2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करके ये बनना चाहिए, तो x + y/4 इज द बैलेंस्ड कोऑफिशिएंट ऑफ O2 इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो जब भी कभी इस तरह के फॉर्मूला डिराइव करने वाले क्वेश्चंस आते हैं तो हम बैलेंसिंग को x और y के टर्म में करते हैं। दिस इज अ गुड वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस क्वेश्चन, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी इंपॉर्टेंट सर, वो वॉल्यूम्स में चल रहा है। किस में चल रहा है? वॉल्यूम्स में। अब सर अज्यूमिंग व्हाट? अज्यूमिंग, ठीक है जी, वॉल्यूम्स मेजर्ड, अज्यूमिंग वॉल्यूम्स मेजर्ड अंडर सिमिलर कंडीशंस, अंडर सिमिलर टेम्परेचर प्रेशर। अगर हम ऐसा मान लेते हैं तो हमने एक लॉ किया हुआ है गे-ल्यूसेक्स लॉ। गे-ल्यूसेक्स लॉ हमें कहा करता था, अगर आपको याद हो,
इस गे ल्यूसेक्स लॉ को जो पढ़ते थे, गे ल्यूसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, इसमें कहा जाता था कि जिस रेशो में मोल्स रिएक्ट करते हैं उसी रेशो में गैसेस की वॉल्यूम्स रिएक्ट करती हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात, उसने टेम्परेचर 273 केल्विन यूज किया है। 273 केल्विन का मतलब है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर तो गैस नहीं होता, तो इसको तो दिस इज नॉट गैस, दिस इज नॉट गैस। इनफैक्ट 273 केल्विन 0 डिग्री पे तो ये आइस हो जाएगा। चलो अभी हम कह रहे हैं कि गैस नहीं है। हाँ सर हाइड्रोकार्बन है, इसको हम गैस मान के चल रहे हैं जी। तो सपोज इसकी वॉल्यूम दे रखी है तो ये गैस है सर, ये भी गैस है। ऑक्सीजन तो डेफिनेटली गैस होता है सर, और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस होता है। तो सर अब हमें ये पता लग गया ये 3 गैसेज हैं, चौथी गैस नहीं है। तो जितनी भी वॉल्यूम्स गैसेज की होती हैं एज पर द गे-लुसैक्स लॉ, उनके ऊपर बैलेंसिंग वाले रेशोज जस्ट लाइक मोल्स चलते हैं। ये इस क्वेश्चन को करने का बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक था। सर अगर इस तरह से क्वेश्चन करें, सर हमें क्या क्या गिवन है? सर इसका गिवन है 80 ml, बहुत बढ़िया। सर दूसरा ऑक्सीजन का गिवन है 264 ml, बहुत ही बढ़िया। तो सर इन दोनों का रिएक्शन हुआ और बताया गया कि इसकी कंप्लीट कंबशन होगी, ये कंज्यूम्ड कंप्लीटली। जब ये रिएक्शन हुआ तो ये प्रॉपर कंज्यूम हो जाएगा। तो जस्ट पिछले क्वेश्चन की तरह ये डेफिनेटली एलआर है। और सर हो सकता है ऑक्सीजन बचे, हो सकता है ना बचे, अभी इसकी क्लैरिटी नहीं है, बट पक्का पक्का CXHY खत्म होगा। अगर CXHY भी खत्म हो गया और O2 भी खत्म हो गया, फिर तो कोई भी LR ना होता। तो मैं एक काम करता हूं, मैं अभी LR वर्ड यूज नहीं करता, मैं सिर्फ ये बताता हूं कि हाइड्रोकार्बन कंप्लीटली कंज्यूम होएगा। बाकी लैंग्वेज से इंटरप्रेट करते हैं क्या होएगा सर। उसने कहा रिएक्शन के बाद the residual gases after cooling to this is 224 ml, very important सर। 264 ml और 80 ml का रिएक्शन किया 80 ml का, उसके बाद जो रेजिडुअल गैसेस हैं, रेजिडुअल गैसेस हमारे को दे रखी थी, कितनी दे रखी थी? 224 ml, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस 224 ml में कौन कौन सी रेजिडुअल गैस होगी? ये वाली गैस खत्म होगी, ये होगी नहीं, ये गैस नहीं है, ये भी होगी नहीं। अब या तो कल्ली कार्बन डाइऑक्साइड होएगी अकेली, या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन भी होएगा। अब पता चल जाएगा अगले क्वेश्चन की लैंग्वेज से कि ऑक्सीजन बचा है कि नहीं बचा। सर उसने हमें दिया कि सर KOH सोल्यूशन में ट्रीट करने के बाद वॉल्यूम डिक्रीजेस टू 64 ml, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ दिस इज द कैच ऑफ दिस क्वेश्चन। KOH क्या करता है? इस रेजिडुअल गैसेस को जब आप KOH से पास करते हो थ्रू KOH, अगर आपने इसको KOH में से पास करा तो वो एब्जॉर्ब करता है, absorbs CO2. Now this is very very important. KOH जो होता है एक बेसिक सोल्यूशन है, कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिडिक गैस है, KOH CO2 से रिएक्ट करता है, इसलिए KOH CO2 को एब्जॉर्ब करता है, बट नॉट एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं करता। अगर ये 224 ml को मैं KOH से पास करता और कुछ भी एंड में गैस ना बचती, जबकि यहाँ तो 64 ml बची है, अगर कुछ भी गैस ना बचती तो मैं मानता, क्या मानता, कि ऑक्सीजन भी खत्म होगी और सारी कार्बन डाइऑक्साइड बची है। बट एज पर द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन, CO2 एब्जॉर्ब होने के बाद भी जो बचा है वो 64 ml है। सर ये बचा हुआ पक्का, ये तो खत्म हो चुका है, नहीं है, ये गैस नहीं है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई और फिर भी कुछ बचा है तो वो क्या है? ऑक्सीजन। तो इसका मतलब मुझे पता लग गया लेफ्ट ऑक्सीजन कितनी है। सर दिस इज 64 ml, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सर तो यूज्ड ऑक्सीजन कितनी हो गई? तो सर यही क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट कैच था। ये लेफ्ट ऑक्सीजन है सर, 264 माइनस 64 सर 200 ml, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर जो ऑक्सीजन यूज हुई इस रिएक्शन में वो कितनी है? 200 ml, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आगे बढ़ते हैं जी, और भी कुछ गिवन है सर। 264 ml, ठीक है, में से 264 ml में से 200 ml यूज हो गई, 64 ml ऑक्सीजन बची, और रेजिडुअल गैसेस में से 224 में से 64 क्या थी? ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आपको पता लग गया कार्बन डाइऑक्साइड कितनी थी? CO2 जो थी वो थी 224 माइनस 64, ये रेजिडुअल गैसेस, ये ऑक्सीजन वाला पार्ट। तो सर ये कितनी होगी? सर ये होगी 160 ml। लो सर अब हमारा क्वेश्चन खत्म। अगर मैं अकॉर्डिंग टू गे-लुसैक्स लॉ बात करूं तो सर यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ CXHY अपॉन वॉल्यूम ऑफ CO2 का जो रेशो आएगा वो 1:x आएगा। वाई? द रेशो ऑफ वॉल्यूम्स आर इन द रेशो ऑफ देयर बैलेंस्ड कोएफिशिएंट्स, 1:x। तो सर अगर मैं वैल्यू डालूं तो देखें CXHY की वॉल्यूम कितनी थी? 80 ml, और सर जो CO2 आपने भी निकाला कितना है? 160 ml, 80 अपॉन 160, तो यहाँ से x आ गया 2, क्वाइट इजी। तो सर ये मैंने गे-लुसैक्स लॉ यूज किया है, यहाँ से मेरा x कितना आ गया? 2। अब सर x आ चुका है, अब एक नेक्स्ट रेशो बनाते हैं सर। अब किसका रेशो बना लें सर? अब बना लेते हैं सर, देखो इसका रेशो सर, CXHY यूज्ड इज टू ऑक्सीजन यूज्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। वॉल्यूम ऑफ CXHY
अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 यूज्ड विल बी इन द रेशियो ऑफ, उनका बैलेंस कोएफिशिएंट, इसका रेशियो क्या है 1 और इसका रेशियो क्या है x प्लस वाई बाय 4, 1 अपॉन x प्लस वाई बाय 4। बिल्कुल सही है सर। और सर कितनी VCXHY थी 80, और सर ये बन गई सर इक्वेशन 80 अपॉन, और कितनी O2 यूज्ड थी सर 200 ml, 80 अपॉन 200 इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस वाई बाय 4। वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर अगर हम कैलकुलेशन करें इसकी, यहाँ से इसको कट करें तो सर ये बन गया 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, सर 2/5 आ गया। सो यहाँ से इक्वेशन क्या बन गई सर 2 इंटू एक्स प्लस वाई बाय 4 इज इक्वल टू हाउ मच 5, और x की वैल्यू आप यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दो, x की वैल्यू क्या आ गई 2, तो सर यहाँ से 2 2 ज़ा क्या आ गया 4, ये मैंने 2 2 ज़ा 4 कर दिया, और 2 इंटू वाई बाय 4 इज वाई बाय 2 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से कैलकुलेट करके 5 माइनस 4 इज 1, 1 2 ज़ा 2, तो y भी 2 आ गया। तो क्वाइट क्लियरली x भी 2 है, y भी 2 है, तो C2H2। सो व्हाट इज द आंसर C2H2। तो अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। तो इस क्वेश्चन में हमने मोल कॉन्सेप्ट का एक वेरिएशन यूज किया इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम रेशियो विच इज कॉल्ड एज गेल-ल्यूसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। तो लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, aqueous HCl reacts with MnO2 to form MnCl2 and Cl2 and H2O. What is the weight of chlorine liberated? Okay, हमसे पूछा गया है क्लोरीन कितनी बनेगी जब इतने ग्राम MnO2 रिएक्ट करेगा, और कहा गया है HCl फिर से क्या है एक्सेस है। तो जैसे मैंने अभी तक करा है, पहले सबसे पहले बैलेंस रिएक्शन बनाते हैं सर। हाँ सर, लेट अस मेक द बैलेंस रिएक्शन। MnO2 को रिएक्ट कराते हैं सर, MnO2 को रिएक्ट कराते हैं सर HCl के साथ। अब सर MnO2 को जब HCl के साथ रिएक्ट कराया, ठीक है, तो बना क्या सर MnCl2 Cl2 एंड वाटर। प्रोडक्ट्स इस क्वेश्चन में खुद ही दे रखे हैं, MnCl2 प्लस Cl2 प्लस वाटर। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना है प्यारे बच्चों। वैसे तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, और रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग के एक अपने टेक्निकल मेथड्स हैं, बट ये थोड़ा इजी वाला रिडॉक्स है, तो इसको हम हिट एंड ट्रायल से भी बैलेंस कर सकते हैं। अगर मैं हिट एंड ट्रायल से बैलेंस करना चाहूँ तो क्या होगा सर, चेक करो सर, Mn1 ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो यहाँ पे मेरे को 2 ऑक्सीजन के लिए 2 वाटर चाहिए। अब हाइड्रोजन कितने हो गए 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ मेरे को 4H के लिए 4HCl चाहिए। अब सर चेक करें क्लोरीन कितने हो गए 4Cl, 2 + 2 4। Now this is the balanced equation. By chance this redox reaction could be easily balanced by hit and trial, but if you are getting any problem in balancing the redox reaction, you should go by the technique of balancing of redox reaction which is oxidation number method. but इस केस में hit and trial से हो गया। चलिए सर काम करते हैं आगे। अब सर उसने हमें क्या क्या गिवन है, उसने हमें HCl का एक्सेस गिवन है। जैसे सवाल जो सबसे पहले किया आज का उसमें भी यही था, HCl का एक्सेस गिवन था। MnO2 का क्या गिवन है सर, MnO2 का 8.7 ग्राम गिवन है। अच्छा सर, जब हम केमिकल रिएक्शंस के ऊपर मोल कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं तो हम ग्राम्स को मोल्स में फटाफट से कन्वर्ट करते हैं, तो सर सबसे पहले इसका मोलर मास पता करना पड़ेगा। सर अगर आप चेक करें Mn का बाय चांस आपको हेल्प के लिए एटॉमिक मास 55 दिया हुआ है, और सर O2 का होता है 32, 55 16 2 ज़ा 32, तो कितना हो गया 87। तो सर इसके मोल्स क्या आएंगे 8.7 अपॉन 87। अरे सर ये तो 1/10 0.1 मोल आ गए सर। तो सर अच्छी वैल्यू है, आसान वैल्यू 1/10 मोल्स है। अब सर हमें क्या कहा गया, क्या पूछा गया है, कहा गया है कितना हमारा क्या बनेगा क्लोरीन। अरे डायरेक्ट आपसे क्लोरीन की वैल्यू पूछी है कितना बनेगा। सर इससे तो साफ नजर आ रहा है सर, इसके 1 मोल से इसका 1 ही मोल बन रहा है, और ये एक्सेस है। अगर बाय चांस मुझे दोनों रिएक्टेंट्स की अमाउंट्स गिवन होती तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिटिंग रिएजेंट निकाल के फिर प्रोडक्ट तक पहुंचना था, बट हमें क्योंकि HCl का एक्सेस दे रखा है तो बिना कोई कंफ्यूजन के यही हमारा LR है। अभी पीछे समझाया था LR की फुल फॉर्म क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। हमें हमेशा प्रोडक्ट तक लिमिटिंग रिएजेंट पहुंचाता है। ओके सर, अब सर मुझे एक बात बताएं, इसके 1 मोल से अगर इसका 1 मोल बना तो इसके 1/10 मोल से इसका कितना बना 1/10 मोल्स, तो इसके बन गए सर 1/10 मोल्स। अब सर लेकिन हमसे पूछा तो क्या है मास, सर 1/10 मोल्स, तो मास कैसा आ गया, तो सर मास ऑफ क्लोरीन विल बी 1/10 इंटू 71। सर Cl का 35.5 तो Cl2 का 71, तो सर ये आ गया 7.1 ग्राम्स। तो दिस इज वन ऑफ द इजी लड्डू क्वेश्चंस ऑफ JEE मेंस 2026 जनवरी शिफ्ट। तो ये आसान वाला क्वेश्चन था, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। लेट अस कंटिन्यू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके प्यारे बच्चों, जैसे मैं हर बार आपको कह रहा हूं, प्लीज पॉज करें, वीडियो पॉज करें, सिर्फ सोल्यूशन की वेट मत करें, पॉज करें, अपने आप ट्राई करें,
और फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई एम रियली हैप्पी दैट मैनी स्टूडेंट्स आर टेकिंग यूज़ ऑफ दीज लेक्चर्स। बस मुझे और अच्छा और कॉन्फिडेंट लगेगा अगर आप मेरी इतनी सी बात मान लो और कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा कमेंट करके बताओ। और आर यू गेटिंग बेनिफिट, आर यू गेटिंग कॉन्फिडेंट? कम ऑन मेरे बच्चों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल वेदांतु लर्निंग सेंटर पंजाब। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस इतने अच्छे यूज़फुल कंटेंट को देखने के लिए, रेगुलर अपडेट्स के लिए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और फटाफट से लाइक बटन तो वही टॉनिक होता है ना, लाइक से ही तो कॉन्फिडेंस मिलता है। तो लाइक कीजिए और अगर आपके फ्रेंड्स को इस वीडियो की ज़रूरत है तो ज़रूर शेयर कीजिए। लो कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सर, बाय यूजुअल एनालिसिस 1 ग्राम ऑफ compound X gave 1.79 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। ओह, ये थोड़ा सा नाम भारी भरकम आ गया, तो मुझे लगता है कि थोड़े से बच्चे इस क्वेश्चन को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। कोई बात नहीं, यहाँ भी आपको एक चीज़ हेल्प करके सिखाता हूँ, कुछ अच्छी चीज़ सिखाऊंगा यहाँ पे। परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस इन कंपाउंड एक्सेस। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, पर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बनाता है ये वाला कंपाउंड का नाम, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। इट इज़ नॉट फॉस्फेट, इट इज़ पायरोफॉस्फेट। तो बच्चे कई बार इसके फॉर्मूले को अच्छी तरह से नहीं जानते होते। एक चीज़ मेरे साथ सीखो, आपको पता है फॉस्फोरिक एसिड, आपने सुना हुआ है फॉस्फोरिक एसिड, क्लास 10th में सुनना शुरू किया था बेटा अच्छे से। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3PO4। अब जो पायरोफॉस्फोरिक एसिड होता है, एक एसिड बनता है कौन सा? पायरोफॉस्फोरिक एसिड। जब भी आप इनऑर्गेनिक के एसिड्स में किसी एसिड के नाम के आगे पायरो लगाते हो तो नॉर्मली उसका फॉर्मूला कैसे बनता है, उसको मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। सर, एसिड के फॉर्मूला को डबल कर दो, फिर उसमें से माइनस कर दो H2O। तो जो भी ये वाला एसिड है जिसके आगे पायरो लिखा है, उसके फॉर्मूला को ट्वाइस करके उसमें से एक H2O सब्ट्रैक्ट कर दो तो ओवरऑल पायरोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला आ जाएगा। जैसे इस पर्टिकुलर केस में H3PO4 को मैं ट्वाइस कर दूं, माइनस H2O कर दूं, तो सर H3PO4 का ट्वाइस क्या हो गया? H6P2O8 माइनस H2। तो सर ये क्या बन गया? 6 में से 2 H गए, कितने बचे? H4। P में से 2 बच गए, दोनों के दोनों, और O8 में से 1 गया, कितने रह गए? O7। सो क्वाइट क्लियरली जो पायरोफॉस्फोरिक एसिड है उसका जो फॉर्मूला है वो है H4P2O7 और हमने उसको फॉस्फोरिक एसिड के फॉर्मूला से ड्राइव कर लिया। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप फॉर यू। नाउ हेल्प मी आउट। अब उसको हमने एसिड तो दिया नहीं, इस एसिड का सॉल्ट दिया है, तो भैया इस एसिड का सॉल्ट है Mg2P2O7। ये जो है इसका नाम है मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। सर आपने कैसे जाना? सर मैंने कुछ नहीं करा, मैंने इसके ऑल 4 H प्लस को रिप्लेस्ड बाय 2 Mg2 प्लस आयंस। तो बेसिकली आगे के लिए P2O7 4 नेगेटिव इज योर पायरोफॉस्फेट आयन। जो पायरोफॉस्फेट आयन है ये P2O7 4 नेगेटिव होता है। क्या होता है बेटा? P2O7 4 नेगेटिव। उसके आगे आपने Mg ट्वाइस लगा दिया, क्यों? क्योंकि Mg की वैलेंसी 2 प्लस थी। अब ये क्वेश्चन हो गया, सर हमें दिया क्या गया है? हमें दिया गया है एक कंपाउंड है X, उससे आपने जो भी कंटेनिंग फॉस्फोरस, X के अंदर कुछ फॉस्फोरस है क्या जी, इस फॉस्फोरस वाले कंपाउंड को आपने किसी तरह से मैग्नीशियम से रिएक्ट करके Mg2P2O7 बना डाला, और ये जो Mg2P2O7 बना इसका वेट दे रखा है कितना? 1.79 ग्राम्स। कितना दिया बेटा? 1.79 ग्राम्स। अब कहा क्या गया है? इसका मास है 1 ग्राम, इस पूरे कंपाउंड का मास दे रखा है 1 ग्राम। तो कहा गया है इसके अंदर फॉस्फोरस आया तो यहीं से है, तो जितना भी फॉस्फोरस इसमें है वो निकाल लो, उसको मान लो कि वो इसी में है, डिवाइड बाय टोटल मास इसका 1 ग्राम इंटू 100, तो परसेंटेज फॉस्फोरस आ जाएगी। तो अब सबसे पहले सर हम निकालते हैं कि इसके अंदर कितना फॉस्फोरस है। उसको निकालने के लिए पहले मुझे इसका मोलर मास चाहिए। मुझे इसका क्या चाहिए? मोलर मास। इधर देखें, मैग्नीशियम का 24 इंटू 2 कितना हो गया? 48, और फॉस्फोरस का ये दिया 31 इंटू कितना हो गया? 62। ठीक है सर, और सर फिर O7 16 इंटू 7 इज 102।
तो सर आसान हो रही है कैलकुलेशन। 102 प्लस 48 इज 150, 150 प्लस 62 इज 150 प्लस 62 इज 212 ग्राम। कितना आ गया? 212 ग्राम। तो सर इसका मोलर मास आ गया 212 ग्राम। अब सर फॉस्फोरस कैसे आएगा? ये देखिए सर 212 के अंदर कितना फॉस्फोरस है? 212 ग्राम हैज कितना है बेटा? 212 ग्राम हैज हाउ मच? 62 ग्राम फॉस्फोरस, 62 ग्राम फॉस्फोरस। ओके सर। अब तो सर फिर कितना दिया हुआ था हमें? 1.79। तो सर 1.79 ग्राम में कितना होगा? 62 अपॉन 212 इंटू कितना जी? 1.79। थोड़ा सा ग्लिच आ रहा है, थोड़ी सी एरर आ रही है, थोड़ा सपोर्ट करना, ठीक है। थोड़ा लिख रहा हूँ तो वो इधर उधर जा रहा है, तो आई विल ट्राई टू बी पेशेंट, आप भी पेशेंट रहना। तो ये जो आ गया, ये फॉस्फोरस का मास आ गया। दिस इज फॉस्फोरस। क्या आ गया सर? फॉस्फोरस। इतना ही फॉस्फोरस इसमें है, वो यहीं से आया है। तो सर इतने में इतना फॉस्फोरस है, तो बताओ कितनी परसेंटेज है? हो गया क्वेश्चन सर। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सर इतने मास ऑफ फॉस्फोरस को डिवाइड बाय टोटल मास इनटू 100 करना है। तो सर परसेंटेज फॉस्फोरस इज गोइंग टू बी, हाँ सर, 62 अपॉन 212 इंटू 1.79 डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 100। आ रहा है समझ सर? सर इस फॉर्मूला से हमारा आंसर आ जाएगा। सर इस क्वेश्चन में बाय चांस है ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही, लेकिन पूछा नियरेस्ट इंटीजर तक ही हुआ है। ओके सर, चेक कर लेते हैं सर इस सवाल में कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ओके सर, पहले 2 से काटते हैं। 2 इंटू 31, 2 इंटू 106। ओके सर। अब सर ध्यान से देखना, जो ऑप्शंस दे रखी हैं वो काफ़ी दूर दूर की वैल्यूज़ हैं, तो थोड़ी अप्रॉक्सीमेशन चलेगी। 20, 40, 30, 50, 10 का गैप है, सो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। तो जी अब इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली 30 मान लूँ, इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली 30 मान लेता हूँ, ठीक है सर। अब सर 106 को मैं अप्रॉक्सीमेटली कितना मान लूँ? 100 मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो 100 से 100 कट गया। ओ हो, तो सर ये तो रफ कैलकुलेशन बन गई। तो इट्स रफ कैलकुलेशन इज 30 इंटू 1.8% के आसपास। 30 इंटू 1.8, तो अप्रॉक्सीमेटली 54%। अप्रॉक्सीमेटली कितना सर? 54%। ये जो है ये अप्रॉक्स है। क्या है बेटा? ये अप्रॉक्स। अब ये 54% अगर अप्रॉक्स है, तो अगर हम इसके नियरेस्ट वैल्यू देखें तो आंसर क्या आ गया सर? 50% बिकम्स द आंसर। तो सर इस क्वेश्चन में सिर्फ मैग्नीशियम फॉस्फेट वाली ट्रिक जो मैंने आपकी हेल्प करी है, तो प्लीज नोटिस करें, मैंने आपका थोड़ा सा इनऑर्गेनिक का हेल्प भी कर दिया इस क्वेश्चन को करते करते। तो ये अच्छा सवाल था, क्वेश्चन काफ़ी आसान था, बट जेई वाले ने एक छोटा सा फॉर्मूला ऐसा दिया या नाम ऐसा दिया जो हमें कंफ्यूज करके क्वेश्चन को कंफ्यूज कर सकता है। चलिए चेक करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में एक रिएक्शन दिया गया है, ओके, और कुछ उसके रिलेटेड स्टेटमेंट्स दी गई हैं और पूछा गया है इनमें से कौन करेक्ट है। नहीं लिखा क्या, तो करेक्ट ही पूछा गया है। इनकरेक्ट होता तो इनकरेक्ट लिखना पड़ता। चलो चेक करते हैं सर। चलो शाबाश बच्चों, फिर से जैसे मैंने कहा, पॉज द वीडियो, ट्राई द क्वेश्चन, देन कंटिन्यू एंड चेक विद माय सॉल्यूशन। बहुत आसान। चेक करते हैं सर क्या दिया है। कहा गया है हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी की इतनी वॉल्यूम प्रोड्यूस होगी अगर हम 1 मोल HCl का कंजम्पशन कराएं ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। को अच्छी बात, ऑलरेडी रिएक्शन गिवन है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। एक बार जरूर क्रॉस चेक मारना चाहिए। कई बार एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए कोई बैलेंस कोएफिशिएंट लिखता है और बीच में से कुछ गायब कर देता है, तो हमें लगता है वो बैलेंस्ड है, जबकि वो पार्शियली बैलेंस्ड होती है। एक बार चेक कर लेता हूँ। 2Al 2Al 6H 3 to the 6H Cl6 Cl6, so it is a properly balanced reaction. Now just check it out. अगर मैं इसको 6 मान रहा हूँ तो इसका 3 बन रहा है। ये मोल्स हैं, 6 मोल HCl से कितने बन रहे हैं सर? 3 मोल। क्या सर? 3 मोल हाइड्रोजन। तो सर इसके 1 मोल HCl से कितने बनेंगे सर? 3/6 मोल्स। 3/6 इज इक्वल टू हाफ मोल H2। और सर मुझे आप एक बात बताएं, उसने यही तो पूछा था, अगर 1 मोल HCl रिएक्ट करता तो कितने लीटर एसटीपी पे हाइड्रोजन गैस बनती? सर मोल्स पता लग गया तो इसकी वॉल्यूम आ जाएगी। हाँ सर, तो सर वॉल्यूम कितनी आएगी? तो अगर वॉल्यूम की बात करूं तो सर वॉल्यूम ऑफ H2 आ जाएगी यहाँ पे हाफ इंटू 22.4 विच कम्स आउट टू बी 11.2 लीटर्स। अरे सर बाय चांस यही ऑप्शन हमारा आंसर है। अगर आप बाकी ऑप्शन चेक करोगे, क्वेश्चन आपके पास ही है, यू कैन पॉज एंड चेक द ऑप्शंस, दे मस्ट बी रॉन्ग, बट मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया।
स्ट्रेट फॉरवर्ड मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था, इतने के लिए इतना, यूनिटरी मेथड से मैंने चेक करा, मोल्स आ गए, फिर मोल्स को फटाफट एसटीपी पे वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दिया। सो बाय चांस ये ऑप्शन 1 ही करेक्ट है, अदरवाइज ये अगर ऑप्शन 4 लिखी होती तो मैं हर एक ऑप्शन को क्रॉस चेक करता हुआ वहां तक पहुंचता, तो मेरे लिए आसान हो गया। ऐसा कभी कभी किस्मत साथ देती है, कई बार हमें करेक्ट ऑप्शन जल्दी मिल जाती है। चलिए चेक करते हैं जी अगले क्वेश्चन को। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से हमें रिएक्शन दिया गया और कहा गया है एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, A + 2B गिव्स AB2, और बताया गया है 36 ग्राम ऑफ A रिएक्ट्स विद 56 ग्राम ऑफ B एंड दोनों के A का मोलर मास इतना है और B का मोलर मास दिया हुआ है इतना है, आर अलाउड टू रिएक्ट विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अगेन रजिस्टर द वर्ड्स करेक्टली, करेक्ट, इनकरेक्ट, ट्रू, फॉल्स। क्या पूछा है? करेक्ट यानी ट्रू पूछा गया है। ठीक है सर, अब ये सारी स्टेटमेंट्स हैं। ए इज लिमिटिंग रिएक्टेंट इतना बना, अरे ये तुमने आज आके जो सबसे पहला 21 जनवरी की मॉर्निंग 21 जनवरी की मॉर्निंग शिफ्ट वाला क्वेश्चन किया था ना, वैसा सही क्वेश्चन है। तो फटाफट से लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड ऑल दैट देखना पड़ेगा। अब इसमें उसने दोनों रिएक्टेंट्स की अमाउंट दे रखी है, तो इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट चेक करने के लिए प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते हैं सर। सबसे पहले फटाफट से रिएक्शन को दोबारा लिखते हैं सर, A + 2B गिव्स AB2। सर ये मेरा रिएक्शन है, ठीक है सर। A + 2B गिव्स AB2 और किसका कितना अमाउंट गिवन है सर? A का गिवन है 36 ग्राम और B का गिवन है 56 ग्राम। बढ़िया सर। और सर दोनों के मोलर मास गिवन है। हाँ सर, A का मोलर मास है, इसका A का मोलर मास हुआ सर कितना? 60। अब सर ये A का है मोलर मास, ठीक है सर, और B का मोलर मास कितना है? 56। अब सर लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर MW तो मॉलिक्यूलर वेट के लिए, A का तो एटम है, तो ऐसे बोल दो A का एटम ही A का मॉलिक्यूल है, तो ठीक है, इसका मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास 60 है। और B का दे रखा है, B का मोलर मास इज गिवन एज 56, नहीं सॉरी, B का मोलर मास इज गिवन एज 80। 56 तो B की अमाउंट थी, ठीक है। B का मोलर मास इज गिवन एज 80। अच्छा सर, आगे जाने से पहले AB2 का मोलर मास भी बताइए दो, क्या पता कुछ ना कुछ प्रोडक्ट में पूछा हो। सर AB2 का मोलर मास कितना होगा? A ट्वाइस ऑफ B, 160 + 60, तो कितना आ गया सर? 220। सर ये इसका मोलर मास है, ठीक है सर। अब फटाफट से एक बार ऑप्शंस पढ़ लें, फिर देखते हैं क्या करेंगे। एक तो हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट चेक करना है और चेक करना है AB2 की फॉर्म्ड अमाउंट कितनी है। अरे मोलर मास ऑफ AB2 इज 140, ये तो सीधा ही चेक हो गया। मोलर मास कितना था? 220, तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है। तो सर एक ऑप्शन एलिमिनेशन भी कर लेते हैं। सर C वाला काट दो, सर C वाला कट गया, C वाला कट गया, सर C वाला कट गया। अब आंसर पक्का पक्का या ऑप्शन 2 है या ऑप्शन 4 है, या तो A एंड B है या B एंड D है। आपने देखा B में चेक नहीं करता, मेरा टाइम बच गया। सर B अमाउंट एग्जैक्ट इतनी ही बन रही होगी उसके अकॉर्डिंग, तो मैं चेक नहीं करता, मैं सिर्फ एक चेक करता हूँ, या A या D। अगर A ठीक है, अगर A ठीक है तो D गलत होगा, और अगर D ठीक है तो A गलत होगा, एज पर दीज ऑप्शंस। इन ऑप्शन ने हमें हेल्प कर दी। चेक करें सर, A है क्या? A लिमिटिंग रिएक्टेंट, A में A को ही माना हुआ है, और D में बोला है कि A लेफ्ट हैंड रिएक्टेड। ऑब्वियसली सर, या तो A लिमिटिंग रिएक्टेंट मान के खत्म होगा या फिर A बचेगा एक्सेस में, तो या तो A होगा या तो D, यही ऑप्शन में से एक आंसर है। अब A चेक कर लेते हैं, फटाफट से लिमिटिंग रिएक्टेंट निकाल लेते हैं। तो सर देखना ज़रा सर इसके मोल्स कन्वर्ट कर लें, 36/60। सर मास अपॉन मोलर मास गिव्स यू मोल्स, तो सर ये 12 पे कट गया, 12 3 दा 36, 12 5 दा 60, तो सर इसके आगे 3/5 मोल्स। सर मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था, अभी मैं इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट नहीं करूंगा, फ्रैक्शन में ही रखूंगा, जब रिक्वायरमेंट होगी उसको डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप बच्चों, जब भी कैलकुलेशंस करो डेसिमल में तब कन्वर्ट करो जब रिक्वायरमेंट हो, शुरू में ही डेसिमल में कन्वर्ट करके कॉम्प्लिकेट मत करो। ओके, नाउ 56 ग्राम को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं मोल्स में, 56 / 80। सर ये तो 8 पे कटेगा, 8 10 80, 8 7 56, तो ये आ गया सर 7/10 मोल्स। ओके सर, ये तो मोल्स आ रहे हैं। तो सर टू चेक LR हम क्या करते थे? टू चेक लिमिटिंग रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएजेंट, हम क्या करते थे? मोल्स अपॉन बैलेंस्ड कोएफिशिएंट का एक रेशो चेक करते थे, मोल्स अपॉन बैलेंस कोएफिशिएंट का एक रेशो। ठीक है जी, लो देखना जी, इसका क्या आएगा रेशो? अगर आप देखो यहाँ पे 3/5 मोल्स थे और कोएफिशिएंट 1 था, तो सर A के लिए ये रेशो आ गया 3/5/1, और सर B के लिए क्या रेशो आया? सर 7/10/2, 7/10/2, क्योंकि उसका बैलेंस कोएफिशिएंट 2 था। तो सर जिसका भी ये रेशो
लोवेस्ट होता है वही लिमिटिंग रिएक्टेंट LR होता है। तो सर ये बन गया 3.5/10। 7/2 इज 3.5, 10 अभी भी है, सो रफली 0.35 के आसपास है। अब मैं इसको अगर कन्वर्ट करूँ 3/5 को, आई नो दैट 1/5 इज 0.2 इंटू 3 इज 0.6, ये 0.6 है। तो सर बताओ कौन छोटा है? 0.35 छोटा है, ये लोअर वैल्यू है जी, लोअर वैल्यू ऑफ रेशो। जहाँ पे लोअर वैल्यू ऑफ रेशो होती है सर, वही लिमिटिंग रिएक्टेंट हुआ करता है। तो क्वाइट क्लियरली LR कौन आ गया सर? कौन आ गया? B। LR आ गया सर B, क्वाइट क्लियरली। तो सर A लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है, फॉल्स है। अब सर एक दो चीज़ें मैं बताया कि A फॉल्स है, C फॉल्स है, B और D हमें चेक भी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें पता लगे और कोई ऑप्शन है नहीं, तो मैं ऑप्शन 4 आंसर मार्क कर सकता हूँ। तो आंसर इज ऑप्शन 4। फिर भी एक बार कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए एक बार देख लें ज़रा, चलो एटलीस्ट एक चीज़ चेक कर लेते हैं, या B चेक कर लेते हैं या D, कि हमने कोई भी चेक नहीं करा और वही आंसर है, तो एटलीस्ट एक B चेक कर लेते हैं कि प्रोडक्ट कितना बनेगा AB2। नाउ चेक इट आउट। टू डिसाइड प्रोडक्ट, ठीक है, टू डिसाइड प्रोडक्ट की अमाउंट को डिसाइड करने के लिए यूज LR। क्या यूज करना होता है? LR, यूज मोल्स ऑफ LR। बताओ जी, मोल्स ऑफ LR कौन था? LR कौन था? B के कितने मोल्स थे? 7/10। अब आपको बैलेंसिंग दिख रही होगी सर, B के 2 मोल से, ठीक है जी, 7/10 मोल्स थे B के, 7/10 मोल्स ऑफ B थे। अब मुझे एक बात बताओ, B के 2 मोल से AB2 के कितने मोल्स बनते हैं? 1। तो सर यूनिटरी मेथड लगाएं, तो सर अगर इसके 2 थे तो इसका 1 था, तो इसके 7/10 से इसके कितने बनेंगे? 7/10/2, वाई हाफ हो जाएंगे सर। सर ये मोल्स हैं, इतने मोल्स बनेंगे। तो सर मास ऑफ AB2 क्या बनेगा? मास AB2 विल बी 7/10/2 इंटू AB2 का मोलर मास कितना निकाला था? 220। चलो कैलकुलेशन भी आसान होती दिख रही है। कैसे सर? चेक करना जी। सर देखें, ये 0 कट गई इस 0 से, ये 22 से 2 कट के 11 आ गया, और 11 7 जा 77 ग्राम्स। क्या चेक करें? यही है क्या? आपको 77 ग्राम ऑफ AB2 गिवन है, तो ये ट्रू है। चलो बच्चों, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। क्वेश्चन के अंदर एक ऑप्शन चेक करे बिना ही मेरा सही आंसर आ गया। तो अगर आप स्मार्टली ऑप्शंस को क्वेश्चन का पार्ट मान के बीच बीच में क्रॉस वेरीफाई करते रहें, तो समटाइम्स यू आर, है ना, एबल टू सेव सम टाइम। तो ये काफ़ी आसान अच्छा क्वेश्चन था, हो गया सर। लो जी आगे चलते हैं सर, अगला क्वेश्चन लो। एक इंटेजर बेस्ड क्वेश्चन आया, चेक करते हैं सर। एक छोटी सी बात, मैंने पहले भी कई बच्चों को बताया था कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स का जो क्वेश्चंस आए हैं, जो मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आए हैं, ये बहुत ही सिंपल टॉपिक था, रिडॉक्स रिएक्शंस की तरह ही। ऑलमोस्ट एवरी शिफ्ट कम से कम एक क्वेश्चन तो आया था, किसी किसी शिफ्ट में 2 भी आए थे। और कहीं कहीं पे इंटरनेट पे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप जाके सेक्शन में चेक करते हैं 2026 के जेईई मेंस के जनवरी शिफ्ट के क्वेश्चंस ऑफ मोल कॉन्सेप्ट, तो उसमें एक जगह पे सारे क्वेश्चंस कई बार किसी किसी इंटरनेट साइट ने नहीं दिए होते। रीज़न, क्योंकि कुछ मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन ऑर्गेनिक के क्वेश्चन से ओवरलैप करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑर्गेनिक के रिएक्शंस को यूज करके उसके साथ मोल कॉन्सेप्ट को लिंक कर देता है। तो है तो वो क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट के ही, बट बहुत सारे इंटरनेट साइट्स उसको कहाँ डाल देती हैं? ऑर्गेनिक के अंदर। तो जैसे मैंने पहले कहा था, मोल कॉन्सेप्ट के ठीक ठाक क्वेश्चंस जेईई मेन 2026 में आए हुए हैं, तो ये एक हाई वेटेज टॉपिक है। दोबारा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, मोल कॉन्सेप्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हाई वेटेज टॉपिक। कौन सा हाई वेटेज टॉपिक पता लगा? मोल कॉन्सेप्ट। कमिंग बैक सर, दिया गया है प्योर HCl एक्वा सोल्यूशन में कन्वर्ट किया गया कितना? x मिलीग्राम, और उसके 25 ml बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसको यूज किया गया। ठीक है, यहाँ पे HCl को टाइट्रेट किया गया। अब एक इंपॉर्टेंट बात, टाइट्रेटेड, अरे आपको याद होगा मैंने एक बेसिक कॉन्सेप्ट मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन एज अ सुपरस्टार क्वेश्चन इससे प्रीवियस लेक्चर जो हमने बनाया था ऑफ द टॉपिक रिडॉक्स रिएक्शंस के एंड में सुपरस्टार क्वेश्चन के नाम से करा दिया था। तो जिनका पेंडिंग है, यू कैन डेफिनेटली वॉच दैट पर्टिकुलर एंडिंग क्वेश्चन ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शंस लेक्चर। अगर आपको लगता है कि रिडॉक्स रिएक्शंस आपको आता है, तो ज़रूर उसका लास्ट क्वेश्चन देखें। वो टाइट्रेशन के ऊपर बेस्ड था, और काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है टाइट्रेशंस के क्वेश्चन, क्योंकि लोग इसको थोड़ा सा स्किप कर जाते हैं पढ़ते टाइम। तो इंपॉर्टेंट है, ये मोल कॉन्सेप्ट का भी क्वेश्चन है और ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन है। बट यहाँ पे राइट नाउ टाइट्रेटेड को आप अज्यूम करो रिएक्टेड। जब भी टाइट्रेशन की बात होगी, रिएक्शन की बात हो रही है, नथिंग एल्स। सो यू डू नॉट हैव टू गेट कंफ्यूज्ड। टाइट्रेशन बोलना, रिएक्शन बोलना एक ही बात होती है। तो बताया क्या जा रहा है? HCl को रिएक्ट कराया जा रहा है
बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ओके सर, और कितना कितना क्या क्या लिया गया है, कहा गया है इसका x मिलीग्राम है। ओके, जो कि डिसॉल्व किया गया और सोल्यूशन बनाया गया। इसका क्या गिवन है, 0.1 मोलर। ओके सर, और क्या गिवन है, 25 मिलीलीटर्स। और इन दोनों का कंप्लीट रिएक्शन है। कंप्लीट रिएक्शन, क्योंकि कंप्लीट टाइट्रेशन मान रहे हैं तो कंप्लीट रिएक्शन है। ओके सर, कंप्लीट रिएक्शन है। और फिर क्या कहा गया, कह रहा बताओ x की वैल्यू क्या है, और वो भी तब यहाँ पे आके लोग उलझ जाते हैं। उसने x की वैल्यू कैसे पूछी है, डैश इंटू 10⁻⁻1 की फॉर्म में। वेरी इंपॉर्टेंट, x मिलीग्राम में उसने पूछा डैश इंटू 10⁻⁻1 है, डैश क्या है, x नहीं पूछा। तो x की वैल्यू निकाल के उसको इस फॉर्म में लिख के फिर अंडरलाइन वाली वैल्यू को पता करना है। यहाँ पे जेईई मेंस के अंदर बड़े सारे अच्छे स्टूडेंट से गलती हुई थी। सो रीडिंग द वर्ड ऑफ द क्वेश्चन टिल द लास्ट वर्ड इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एक वर्ड भी स्किप करानी, सारी मेहनत खराब हो जाएगी। क्वेश्चन सही करके भी आंसर गलत मार्क हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये गलती नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी। चलो सॉल्व करते हैं सर, क्योंकि कंप्लीट रिएक्शन है। तो सर रिएक्शन बताओ जरा क्या होएगा। सर ये तो बड़ा सिंपल रिएक्शन है। सर ये एसिड है, सर ये बेस है। हम चाहें तो इसमें लॉ ऑफ इक्विवेलेंस भी लगा सकते हैं। हाँ, अभी मॉल कॉन्सेप्ट कर रहे हैं तो उससे ही कर दें। सर बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ 2HCl आएगा और बनेगा BaCl2 + 2 वाटर। लो सर, बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग पता लग गया है। तो सर क्या पता लग गया, सर HC। अब अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि दोनों कंप्लीट रिएक्ट करें हैं, प्रॉपर टाइट्रेशन है, कंप्लीट रिएक्शन है, तो इसके मोल्स और इसके मोल्स का रेशो बैलेंस्ड कोएफिशिएंट के रेशो 2:1 में होना चाहिए। तो मोल्स ऑफ HCl अपॉन मोल्स ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड should be in the ratio 2:1 as per balancing, as per balancing। क्या आप चाहो तो इसको इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो, सेम आंसर आएगा। एज पर बैलेंसिंग मोल कॉन्सेप्ट कर रहे हैं तो ऐसे आएगा। तो बताएं सर, मोल्स HCl के कितने आएंगे। यहाँ से क्या पता लगा, दिस इंप्लाइज ये ऊपर आ गया सर, ये ऊपर आ गया और उधर चला गया। मेरे से कोई गलती तो नहीं हुई। जो मोल्स का रेशो है वो बैलेंस्ड कोएफिशिएंट के रेशो में आना चाहिए। तो सर देखें सर, सर मोल्स ऑफ HCl विल बी ट्वाइस ऑफ मोल्स ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करके x निकाल लेंगे। चलो सर फाइंड कर लेते हैं। सर मोल्स ऑफ HCl कितने होंगे, x मिलीग्राम है, x अपॉन उसका मोलर मास है 36.5। सर ये मिली मोल्स आ गए सर, क्योंकि ये मिलीलीटर सॉरी मिलीग्राम में था, तो सर ये मिली मोल्स आ गए। बहुत बढ़िया सर, ये मिली मोल्स आ गए। तो मैं इधर भी मिली मोल्स ले आऊँगा, ट्वाइस ऑफ। आपको पता है सर क्या, सर मोलैरिटी से वॉल्यूम्स क्या, मोलैरिटी से मोल्स कैसे आते हैं। सर मोलैरिटी से मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स, या फिर मिली मोल्स। मिली मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स। लो हमें वॉल्यूम मिलीलीटर्स में गिवन है तो मैं ये यूज कर लेता हूँ। 0.1 × 25, सिंपल सिंपल क्या आ गया सर, 0.1 × 25। ये इसके मिली मोल्स हैं, तो सर बन गई बात, ये भी मिली मोल्स हैं। लो सर क्वेश्चन खत्म होता नजर आ रहा है। अब क्या करना है सर, देख लो, कटिंग कुटिंग करके आंसर निकाल दो। तो सर x कितना है, x ही तो निकालना है। सो x इज इक्वल टू, सर ये चल गया 2 × 25। अरे आसान हो गया सर, 2 × 25, 2 × 25 इज 50, 50 × 0.1 इज 5, तो आंसर इज 5 × 36.5। क्या जी, x इज इक्वल टू 5 × 36.5। बट ये जो वैल्यू आएगी ये कितनी आएगी, 182.5। ये वैल्यू कितनी आएगी सॉल्व करके, 182.5। तो सर आंसर क्या ये है, ना ना ये आंसर नहीं है। इसको कैसे लिख सकते हैं, 1825 × 10⁻⁻1। अगेन कैच ये है मेरे बहुत प्यारे, बहुत अच्छे, एक बहुत अच्छे बच्चे ने गलती करी है बेटा। ये बहुत पिंच होता है, जिसने इतनी मेहनत करके 182.5 आंसर निकाला और आंसर फिर भी गलत मार्क कर दिया, तो बहुत अफसोस होता है। तो आंसर क्या आने वाला है, 1825, क्योंकि सर उसने उसको कन्वर्ट करके फिर पूछा था। दिस इज योर आंसर। तो जी स्ट्रेट फॉरवर्ड मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आए हुए हैं। बीच में एक या दो क्वेश्चन थे जो थोड़े लेंथी थे, बट अदरवाइज ये टॉपिक कोई बहुत कंफ्यूज करके नहीं डाला गया। चलो सर अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो एक और इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट थोड़ी लेंदी लग रही है, चलो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज करो, एक बार ट्राई करो और फिर मेरे से मैच करो। चेक करते हैं सर क्या गिवन है। 0.25 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ए गिवन है, जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गिवन है। ठीक है सर, एनालाइज्ड यूजिंग द कंबशन मेथड। ओके, इसको क्या कराई गई, कंबशन, यानी उसकी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन के साथ कंबशन कराई गई। तो बेटा चाहे कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन हो या उसमें कुछ और हो,
जब हम हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जब हम ऑक्सीजन के साथ कंबशन कराते हैं तो हम उसकी नॉर्मली कंप्लीट कंबशन अज्यूम करके CO2 और H2O बनाते हैं, तो यहाँ पे भी वही बनेगा। देयर वाज एन इंक्रीज इन मास ऑफ CaCl2 ट्यूब। तो जी अब ये कैच है, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री वाले पार्ट को यहाँ पे घुसाया गया है, बट ये आपको पता है CaCl2 जो होता है आपकी नॉलेज के लिए, तो इट्स अ गुड क्वेश्चन। क्या जी, अच्छा क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा लेंथी है, देखना जी। CaCl2 क्या करता है जी, एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर। ये क्या करता है, एब्जॉर्ब्स H2O, एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर, ओके। और अगर उसका मास इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज इन मास CaCl2 का जो भी हो रहा है, इंक्रीज इन CaCl2, इंक्रीज मास जो भी होगा वो पक्का पक्का वाटर का मास होगा। फिर आगे क्या कह रखा है सर, आगे सवाल में दिया हुआ है पोटैश ट्यूब। अरे भाई पोटैश किसे बोलते हैं, पोटैश बोलते हैं KOH को, ठीक है। पोटैश ट्यूब मतलब KOH, ओके सर। KOH का भी क्या हो रहा है, एंड कह रहा है इंक्रीज इन मास ऑफ CaCl2 एंड पोटैश ट्यूब, यानी इसमें भी कुछ इंक्रीज माना गया है। कितना, अमाउंट वाज फाउंड टू बी इतनी एंड इतनी, ओके ओके। इन वैल्यूज को देख के और क्वेश्चन की लेंथ को देख के और इन टर्म्स को देख के लग रहा है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जाएगा। इंटरप्रेट करने में गलती नहीं करनी है, आराम से इंटरप्रेट करना है। क्वेश्चन सही इंटरप्रेट करोगे, कैलकुलेशन ध्यान से करोगे, हो जाएगा। नाउ KOH क्या एब्जॉर्ब करता है, अभी पीछे एक क्वेश्चन कराया था, KOH एब्जॉर्ब्स CO2, ये पीछे कराया आपको अभी सर। KOH एब्जॉर्ब्स CO2, बिल्कुल सही है सर। ऐसे क्वेश्चन जिसमें कुछ चीजें बना के किसी में से पास करके एब्जॉर्ब कराते हैं, इनको क्वेश्चन ऑफ यूड्रियोमेट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये टॉपिक एज इट इज हम वर्ड कई बार क्लास में यूज करते हैं, कई बार नहीं, बट कई बार अगर करा भी जाए कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल मोल कॉन्सेप्ट ही है, बस उसमें से थोड़े से सोल्यूशंस आ जाते हैं जो किसी किसी पर्टिकुलर चीज़ को एब्जॉर्ब करते हैं, उनकी हेल्प से हम चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं, इसको यूड्रियोमेट्री बोल देते हैं। चलो चेक करें सर अब क्या है जी। सर अब एब्जॉर्ब KOH, हाँ जी सॉरी, KOH एब्जॉर्ब, CO2 ने कितना एब्जॉर्ब किया, अच्छा CaCl2 ने जो एब्जॉर्ब किया था वो 0.15 ग्राम था, तो सर ये 0.15 ग्राम वाटर था जो एब्जॉर्ब हुआ था। और सर 0.1837 ग्राम, सर जो ये 0.1837 ग्राम था ये पक्का कार्बन डाइऑक्साइड था। क्वेश्चन ने पूछा क्या है, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द कंपाउंड ए इज, क्या पूछा है, कंपाउंड ए की परसेंटेज, बहुत ही बढ़िया सर। कंपाउंड ए के अंदर ऑक्सीजन की परसेंटेज पूछी है, किसकी परसेंटेज पूछी है सर, ऑक्सीजन की परसेंटेज पूछी है, बहुत ही बढ़िया सर। लो सर करने की कोशिश करते हैं सर, हाँ सर हेल्प करो मेरी। अब सबसे पहले मेरी बात समझो, हमें दिया हुआ है CXHYOZ और उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया और उससे बन गया CO2 प्लस H2O। सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल रिएक्शन आपको समझ में आना चाहिए, ये रिएक्शन हुआ और हमें क्वेश्चन में और क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में और गिवन है क्या सर, कि इसका 0.25 ग्राम गिवन, 0.25 ग्राम, और सर CO2 कितनी बनी ये लिखा हुआ है 0.1837 ग्राम। इन सारी इन्फॉर्मेशन से ये पता लगा वाटर कितना बना 0.15 ग्राम। एक छोटी सी बात समझो, जो भी कंपाउंड आपने इनिशियली लिया उसमें CHO था, कुछ O आपने बाहर से लिया और इधर भी O आया, बट आपने एक चीज़ नोटिस करी क्या, जो यहाँ वाला C था वही यहाँ आया, ठीक है, और सर जो यहाँ वाला लेट अस से H था वही यहाँ आया, तो सर C और H तो यहाँ से ही यहाँ आया और तो बाहर से हमने नहीं डाले, तो जितना भी कार्बन का इसमें मास होगा वो यहाँ से आया है, जितना भी हाइड्रोजन का इसमें मास होगा वो यहाँ से आया है। तो सर इससे क्या पता चलेगा, पहले आप इसमें कार्बन कितना है, इसमें हाइड्रोजन कितना है वो निकालो, उसमें से सबट्रैक्ट कर दो, तो बचा हुआ मास किसका आएगा, ऑक्सीजन का। तो बस बन गई बात, अगर आपको ऑक्सीजन का मास आ गया डिवाइड बाय पूरा मास, टोटल मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100, तो क्या आ जाएगी, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो सर समझना इसके मोल्स कितने आए, इसके मोल्स आए 0.1837 डिवाइड बाय 44 मोल्स। इसके मोल्स कितने आए 0.15 डिवाइड बाय 18 मोल्स। सर ये आपने क्या निकाल लिया, सर ये मैंने पता कर लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के कितने कितने मोल्स होंगे। अब सर बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन चेक करना सर, मास ऑफ कार्बन बताएं। सर जो मास ऑफ कार्बन आया वो आया 0.1837 अपॉन कितना 44 मल्टीप्लाइड बाय, आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल में 1 मोल कार्बन होता है और उसका मास 12 ग्राम्स होता है, तो इतने मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड में इतने ही मोल्स कार्बन के हैं और इंटू 12 करने से कार्बन का मास आ गया। तो ऐसे ही मास ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा, हाँ सर मास ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा। बताएं कैसे आएगा सर, वाटर के मोल्स कितने हैं सर 0.15
है सर, डिवाइड बाय 18 इनटू सर 1 मोल वाटर में 2 H एटम्स हैं और हर एक का मास 1 ग्राम है, तो 2 H एटम्स का 2 ग्राम है। तो अगर 1 मोल में 2 ग्राम हाइड्रोजन होता है तो इतने मोल्स में कितना होगा, इनटू 2 ग्राम्स, सो इनटू 2। तो दीज आर द कैलकुलेशंस। ये मास ऑफ कार्बन और मास ऑफ हाइड्रोजन आ गए। इन दोनों मासेस को हम 0.25 ग्राम से सब्ट्रैक्ट करके मास ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे, फिर वहाँ से परसेंटेज ऑफ आ जाएगी क्या जी, ऑक्सीजन। और कैलकुलेशन थोड़ी सी हमें अजीब लग रही है, चलो थोड़ी सी कैलकुलेशन हेल्प करना मेरी। हाँ सर, एक बार चेक कर लेते हैं सर। सर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ अभी समझने के लिए कि सर ये 0.25 था, मैंने इसको पता नहीं क्यों 25/100 लिख लिया, मुझे अच्छा लग रहा है कि ऐसे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब ये बाय 100 में है तो मैं इनको भी बाय 100 में बनाता हूँ। तो सर ये 18.37 बाय 100 इंटू 44 इंटू 12 आ गया मास ऑफ कार्बन। ठीक है सर। अब सर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना आ गया, सर मास ऑफ हाइड्रोजन आ गया 15/100 इंटू 18 इंटू 2। तो सर ये कैलकुलेशन अब मैं करने लगा हूँ सर, कर दो। फिर अगर मैं कैलकुलेशंस करूँ इनकी, चेक करना सर। हाँ जी, अब 3 5 ज़ा 15 और सॉरी 3 5 ज़ा नहीं 5 3 5 ज़ा 15 3 6 ज़ा 18 और ये कटा 3 से 2 3, तो ये आ गया सर 5/300। कितना आ गया सर, 5/300। जो मास ऑफ हाइड्रोजन आया वो 5/300 ग्राम्स आ गया। यहाँ से कितना आएगा सर, चेक करने की कोशिश करते हैं सर। लो देखना सर, 2 6 ज़ा 12 2 22 ज़ा 44, ये कैलकुलेशन होगी सर। 2 3 ज़ा 6, आई गो वेरी स्लो, 2 11 ज़ा, ये भी सही हो गया सर। सर 18.37 इंटू 3, अरे अरे ये थोड़ा सा मेरा दिमाग चल रहा है। 18 3 ज़ा 54 और थोड़ा कुछ ऐड भी हो रहा है सर। इसकी कैलकुलेशन जो आप करोगे ये आ जाएगा 55.11 अपॉन 100 इंटू 11, विच इज़ 11 कटा इससे आ गया 5.01 5.01 बाय 100 विच इज़ क्या जी 5.01 अपॉन, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, ये हमारा साथ नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, यहाँ से वैल्यू आ गई 5.01 अपॉन 100 यानी 5/100। कितना आ गया, 5/100। तो सर मुझे एक बात बताएं, यहाँ से मास ऑफ ऑक्सीजन निकाल सकते हैं। मास ऑफ ऑक्सीजन क्या आएगा, 25/100 माइनस 5/100 माइनस ये इसका मास था, इसको 5/100 मान लिया और ये क्या है 5/300। बहुत ही बढ़िया। अब सर बताएं, अब बता दें सर कैलकुलेशन कैसे होएगी। सर एलसीएम लेके क्या आ गया 300 नीचे, सर ऊपर सर 3 इंटू 25 75 माइनस 5 इंटू 3 15 माइनस 5, तो सर ये सारा मास ऑफ ऑक्सीजन आ गया। सर दिस इज द कैलकुलेशन। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो बड़े आराम से मैंने ये कैलकुलेशन करी। 75 माइनस 20 कितना आ गया सर, 55/300। तो फाइनली परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन मैं यहाँ निकाल रहा हूँ। परसेंटेज ऑक्सीजन विल बी 55 अपॉन क्या था 300 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय, सॉरी ये मास ऑफ ऑक्सीजन था और टोटल मास कितना था 25/100। तो दिस इज द कैलकुलेशन। और अगर ये कैलकुलेशन मैं करूँ, ये मैंने दोबारा देखूँ ऊपर मास ऑफ ऑक्सीजन जो मैंने यहाँ निकाल लिया था डिवाइड बाय मास टोटल कंपाउंड का जो कि 25/100 था और इंटू 100। सर ये इससे कट गए 2 जीरोस और सर ये 3 नीचे आ गया, तो ये अल्टीमेट कैलकुलेशन बन गई सर 55 इंटू 100 अपॉन 75। अब ये कैलकुलेशन मेरी आसान होगी सर, मैं कर लेता हूँ सर। 25 इंटू 400 25 इंटू 3 इज 75। सर 55 इंटू 4 ये बन गई जी कैलकुलेशन। फाइनल आंसर मेरा कम्स आउट यहाँ से, अगर मैं देखूँ मेरा फाइनल आंसर यहाँ से क्या आ रहा है 55 इंटू 4/3। ओके सर 55 इंटू 4, 5 4 ज़ा 20 5 4 ज़ा 20 220/3 सर 3 7 ज़ा 21, पीछे बचा 1, ठीक है सर 3 3 ज़ा 9 सर पीछे बचा 1, 73.3% आएगा। तो राउंड ऑफ करके ये बन जाएगा 73%। सर मेरे इन लेक्चर्स के अंदर व्हाट आई हैव ट्राइड टू डू इज नॉट ओनली आई हैव done each step of all the questions, but I have done all the calculations along with you in the lecture itself so that you are not getting confused in the calculations. बहुत सारे अच्छे बच्चे calculations orally कर लेते हैं, but बहुत सारे मेरे प्यारे से बच्चे calculation में देख के थोड़ा अलकत और lazy हो जाते हैं। तो I have shown you if I go on and on, अगर मैं एक एक स्टेप को अच्छे से और करता चला जाऊं तो कैलकुलेशंस के आंसर आते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं यहीं रुकता हूं जी। फिर बोल रहा हूं कुछ मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन ऑर्गेनिक से कनेक्ट होके बनते हैं, इसीलिए मैं फिर बोल रहा हूं दिस इज हाई वेटेज टॉपिक, तो इसको आप अच्छे से रिवाइज करें। थैंक यू बच्चों, आप लोग बहुत साथ दे रहे हो इन लेक्चर्स को देख के और कमेंट बॉक्स में एंगेज करके। और जो लोग इन लेक्चर्स को देख रहे हैं
डू लाइक दीज लेक्चर्स। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको ऐसा अच्छा सा कंटेंट चाहिए, प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर वेदांतु लर्निंग सेंटर पंजाब चैनल। एंड बच्चों ज़रूर कमेंट करो कि सर वी आर वेरी एक्साइटेड टू वॉच द नेक्स्ट सेशन। ओके बेटा, बाय बाय।